अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो है हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो इस हवाले से इम्पोर्टेंट है कि हर साल जो है वो चैप्टर नंबर 1 में से जो दो न्यूमेरिकल्स आते हैं उन दो न्यूमेरिकल में से ये एक जो न्यूमेरिकल है ये हर साल लाजमी जो है वो आपका आता है। अब इस न्यूमेरिकल के कुछ जो है वो एक जो सवाल बनता है वो एक तो 2 मार्क्स में डिफरेंस का बनता है, उसको आज हम पढ़ेंगे। और इसके कुछ जो फंडामेंटल बेसिस जो हैं वो हम आज डिस्कस करेंगे, जो हमें जो पूरा सवाल है उसको सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इस सवाल के बुनियादी तौर पर जो है वो 3 पार्ट्स में ये 3 हिस्से होते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। आज जो है हम इसका जो पहला पार्ट है उसको आज जो है हम जो है उसको समझेंगे। अगर आप जो है इसको स्टेप वाइज समझ लेंगे तो ये 4 मार्क्स का जो न्यूमेरिकल आता है तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा और आप आसानी से जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास जो है वो केमिकल फार्मूला क्या होता है। देखें, हमने जब केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने देखा था कि हम जो है बुनियादी तौर पर मैटर के बारे में हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और मैटर की जो सबसे अहम चीज़ हमने देखी थी वो हमने देखी थी कि हम जो है इसके अंदर कॉम्पोजिशन को पढ़ते हैं। ठीक है, कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं। कॉम्पोजिशन का मैंने मतलब बताया था आपको कि ये जो मैटर है ये किन किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो उस मैटर के अंदर मौजूद हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के अंदर बुनियादी तौर पर 3 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये अगर हमें मालूम करना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं तो जो है वो आपका ये हमारे पर बन जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। ठीक है, और अगर कितनी अमाउंट में मौजूद है तो फिर ये हमारे पास जो है वो बन जाता है, हमारे पास क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमारा बन जाता है। ये हमारा बन जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस बन जाता है ये। ठीक है, अब यहाँ पर देखें कि कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं और कितनी अमाउंट में मौजूद हैं, उनकी तादाद क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने एक नाम दिया है और उसका नाम कहलाता है हमारे पास केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला बुनियादी तौर पर क्या है? केमिकल फार्मूला जो है वो आपको 2 चीज़ों के बारे में बताता है। एक आपको बताता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं, और दूसरी चीज़ जो ये बताता है वो बताता है कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी तादाद आपके पास क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर वाटर है। अब देखें, ये आपके पास जो है वो 2 चीज़ें आपको इसके अंदर रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। एक तो आपको बताएगा टाइप्स ऑफ एलिमेंट कौन कौन से मौजूद हैं, और जो दूसरी चीज़ आपको बताएगा वो बताएगा नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, या इस नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कहते हैं ना, एलिमेंट्स की तादाद जो है वो उसके अंदर कितनी हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ तक जो आपके पास केमिकल फार्मूला की डेफिनेशन बनी है वो ये बनी है कि इट रिप्रेजेंट्स टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। ये क्या करता है? आपको रिप्रेजेंट करता है। तो ये रिप्रेजेंट करता है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमारे पास केमिकल फार्मूला हो गया। इसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूलाज हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो केमिकल फार्मूला की टाइप्स को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। अब इसमें देख लेते हैं, हमारे पास जो है वो बुनियादी तौर पर 2 टाइप्स है। एक आपके पास जो होता है वो एम्पेरिकल फार्मूला होता है, एम्पेरिकल फार्मूला,
और एक हमारे पास जो है वो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये दो फार्मूलाज हमारे पास जो होते हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें इसका डिफरेंस आता है, राइट डाउन डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये आज हम देख लेना इसका डिफरेंस। अब इसको समझने से पहले एक चीज़ मैं आपको जो है वो मैथमेटिक्स के हवाले से एक चीज़ बता देता हूँ आपको। वो क्या है, वो ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर बॉयज़ हैं और आपके पास जो है वो गर्ल्स एक क्लास में मौजूद हैं। ठीक है, अगर गर्ल्स जो हैं, बॉयज़ जो है वो आपके पास 50 मौजूद हैं और गर्ल्स जो हैं वो 100 हैं। ठीक है, तो बॉयज़ और गर्ल्स के दरमियान जो रेशो है, जो रेशो अगर आप निकालेंगे तो रेशो जब निकालेंगे तो ये इसमें जो कॉमन टर्म है वो आपके पास 50 बनता 50, कॉमन टर्म इसमें 50 है। तो रेशो निकालने का तरीका जो है वो बनेगा 1:2। इसका मतलब क्या है, ये रेशो आपको बता रहा है, रेशो तादाद के बारे में नहीं बता रहा आपको कि ये इसमें तादाद क्या है। रेशो सिर्फ बता रहा है कि इसके अंदर जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से क्या है आपके पास डबल है। ठीक है, तो ये रेशो निकालने का तरीका होता है। और बहुत सारे रेशो निकाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें एक स्टूडेंट है, उसने जो है वो 20 स्कोर किया है और दूसरे ने जो है वो 30 स्कोर किया है। अब मैं आपको कहूँ दोनों का रेशो निकाल के बता दें तो दोनों का रेशो जो बनेगा 2:3 बनेगा। अब ये 2:3 जो है वो आपके असल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो रेशो निकालना बहुत आसान सा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर 2 और 4 अगर आपके पास मौजूद है और मैं कहूँ इनका रेशो निकालें तो सिंपलेस्ट रेशो आप निकाल लें। इसका सिंपलेस्ट रेशो वो होता है जब तक इसको डिवाइड करते रहना जब तक ये मज़ीद डिवीज़न होना इसकी बंद ना हो जाए। तो दोनों में कॉमन जो है वो 2 है, तो ये 1:2 जो होगा इसका। तो ये रेशो, तो ये समझ में आ गया। एक होता है सिंपलेस्ट रेशो, ये सिंपलेस्ट रेशो है। यह आपको कभी असल तादाद के बारे में नहीं बताएगा। ये नहीं बताएगा कि भाई ये जो है वो एक एलिमेंट है और 2 एलिमेंट है, ये कभी भी ये नहीं बताएगा। ये सिर्फ ये बताएगा कि इन दोनों का रेशो क्या है, कि ये इसके मुकाबले में कितने टाइम्स जो है वो मौजूद है। और जबकि ऊपर वाला चीज़ मौजूद है, ये जो ऊपर है ये आपको बताती है कि असल जो तादाद है वो आपके पास क्या मौजूद है। तो ये चीज़ देख लें। तो सबसे पहले देख लें कि हमारे पास जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है द सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एलिमेंट्स। सिंपलेस्ट रेशो ऑफ एलिमेंट्स को क्या करता है, ये आपका रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को जो है वो आमतौर पर क्या कहता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को ये क्या कहता है, रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला की एक सिंपल सी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है। अब इसको मैं एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12 और O6 होता है। तो अब इस मॉलिक्यूल के अंदर, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर 6 एटम जो हैं वो कार्बन के हैं, 12 एटम जो हैं वो हाइड्रोजन के हैं और 6 एटम जो हैं ऑक्सीजन के हैं। तो ये असल तादाद आपके पास मौजूद है। तो ये बन गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला बता दें तो एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए आप जो है इसका सिंपलेस्ट रेशो निकाल लेंगे। ये 6 है, ये 12 है और 6, सिंपलेस्ट रेशो क्या आएगा 1:1, यानी जो कॉमन चीज़ थी वो 6 थी, हमने इसको सिंपलेस्ट रेशो में डिवाइड कर दिया। तो अब जो इसका सिंपलेस्ट रेशो बना CH2O, ये हमारा जो है वो सिंपलेस्ट रेशो बन गया। तो स्टूडेंट ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि आपको अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला असल तादाद के बारे में बताएगा
और जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो आपको सिंपलेस्ट रेशो जो है वो आपको बताएगा। ठीक है, अब हम जो है वो अब मैं आपको न्यूमेरिकल के अंदर जिस तरह से ये सवाल पूछा जाता है, न्यूमेरिकल्स की तरफ मैं अब आपको लेके जा रहा हूँ इसमें, और इसको ज़रा गौर से सुन लीजिएगा तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले देखें हाउ टू, इसकी हेडिंग है हाउ टू कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला फ्रॉम मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब देख लेते हैं। अब सपोज देखें हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इसका जो ये फार्मूला C2H2, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसको आमतौर पर हम जो इथाइन कहते हैं। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि आप जो है इसका एम्पेरिकल फार्मूला निकाल के बता दें। अब एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे ये मैं भी आपको बता चुका हूँ। इसका सिंपलेस्ट रेशो ले लें, दोनों में जो सिंपलेस्ट रेशो है वो क्या है कि 2:1 है। इसमें देख लें क्या होगा, 2:2 है, तो कॉमन जो बनेगा वो 1:1 का बनेगा। तो इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला जो होगा वो n होगा। अब यहाँ सबसे अहम चीज़ देखें कि इन दोनों के बीच में जो कॉमन चीज़ है, यानी जो कॉमन रेशो है, उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ n की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है, 2 है। ठीक है, अब एक फार्मूला और देख लें C6H6। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूँ कि इसका एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करके बताएं, तो सिंपलेस्ट जो रेशो है वो सारी बात है 6 कॉमन है, तो इन दोनों का जो n की वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। यहाँ से एक और देख लेते हैं C2H4 C2H8, तो ये आपका बन जाएगा C कॉमन 2:8 है, इनका सिंपलेस्ट रेशो आप निकाल लें, तो सिंपलेस्ट रेशो जो बनेगा वो बनेगा 1:4, क्योंकि 2 जो है दोनों में कॉमन है, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा CH4, तो इसका फार्मूला बन जाएगा। और यहाँ जो n की वैल्यू होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब इसी तरह से एक एग्जांपल और देख लेते हैं C4H10। अब यहाँ जब हम देखेंगे तो हमें नज़र आएगा कि यहाँ जो है C4 और 10 है, दोनों में जो कॉमन चीज़ है टर्म है वो 2 है, तो 2 हो जाएगा, और ये 5, 2:5। इसका एम्पेरिकल फार्मूला बन जाएगा C2H5। और यहाँ जो n की वैल्यू दी गई है वो हमें कितनी दी गई है, 2 दी गई है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ से आपका कंक्लूजन ये निकला कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद अगर आपको जो है एम्पेरिकल फार्मूला मालूम करना है, तो आप सिंपल सा क्या कर सकते हैं कि इनका रेशो लें, और रेशो लेने के बाद आप जो है आसानी से एम्पेरिकल फार्मूला मालूम कर लेंगे, और एम्पेरिकल फार्मूला के साथ जो है डेफिनेटली n की वैल्यू भी आएगी। यहाँ तक हमने देख लिया। अच्छा, अब हम जाते हैं इसके रिवर्स की तरफ, कि सपोज़ अगर हमें एम्पेरिकल, अभी देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया था, जब आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया था तो आपने क्या किया, एम्पेरिकल फार्मूला मालूम कर लिया। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई एम्पेरिकल फार्मूला गिवन है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आप बता दें। तो अगर एम्पेरिकल फार्मूला गिवन हो तो आप कभी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बता सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो है n जो वैल्यू है वो आपके पास क्या हो, गिवन हो। ठीक है, और तरीका क्या होगा कि आप सिंपल सा क्या करें, एम्पेरिकल फार्मूला अगर आपको गिवन है सिर्फ, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं बता सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको n यानी जो कॉमन रेशो है वो आपको पता हो, और n मालूम करने का तरीका जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम n निकाल सकते हैं, और अगर एम्पेरिकल फार्मूला होगा तो n आपको लाजमी दिया जाएगा। तो तरीका क्या है कि इस n को आप क्या करें, CH4 से मल्टीप्लाई करवा दें। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास C2H2 हो जाएगा। यानी अगर आपको एम्पेरिकल फार्मूला दिया गया है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो फार्मूला बना वो बना मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, अब देखते हैं, यहाँ आपके पास क्या था, CH था और यहाँ पर 2 था, तो ये बन जाएगा आपका C2 और H2। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का हमारा फार्मूला बन गया। और इसी तरह से हमारे पास जो है वो क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है हमने, और यहाँ जो वैल्यू है वो C
Ha और n की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 है। आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा C6 और H6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है वो आपको दिया गया है C2CH4 दिया गया है, और यहाँ जो n की वैल्यू दी गई है वो दी गई है आपको 2 दी गई है, तो ये हो जाएगा C2H8। तो स्टूडेंट देखें ये जो है हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक जो हमने सीखा है वो ये सीखा है कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है तो एम्पेरिकल फार्मूला कैसे मालूम करेंगे। ठीक है, और अगर एम्पेरिकल फार्मूला दिया गया है तो उससे मॉलिक्यूलर फार्मूला आप कैसे मालूम करेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें इसके बाद जो हम इसका नेक्स्ट चीज़ देखते हैं वही देखते हैं कि एक कहलाता है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास की जो डेफिनेशन है वो ये है, एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में क्या है आपके पास कुछ एटम्स हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम है। अब आप क्या करें, ये जितने भी एटम्स मौजूद हैं, अब हर एटम का कोई ना कोई एटॉमिक मास होगा, तो आप क्या करें, इनके एटॉमिक मासेस का सम कर लें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं करके बताता हूँ, पहले डेफिनेशन लिख दें। सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ all atoms present in a molecule। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये फॉर्मूले का C6H6। अब देखें इसमें कितने एलिमेंट मौजूद हैं, एक तो कार्बन का एटम मौजूद है, और कार्बन के कितने एटम मौजूद हैं, 6 एटम मौजूद हैं, 6 कार्बन एटम है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब देखें एक कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है 12 होता है, तो आपको सबका मालूम करना है, तो जाहिर बात है 6 एटम है तो आपको जाहिर बात मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 6 से, और हाइड्रोजन कितना है, एक है आपके पास, तो आपको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स मौजूद थे उनके एटॉमिक मासेस निकाल लिए, और एटॉमिक मासेस निकालने के बाद उन सबको आप क्या कर दें, जमा कर दें, तो ये हो जाएगा आपके पास 78। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो तरीका बना है, फार्मूला बना है कि एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स मौजूद हैं उन तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस का आप सम ले लें। जैसे C6H12O6, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना है, कितना एटम है, 6 एटम है, कार्बन के 6 निकाल लिया आपने। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हैं, तो ये 12H हो गए। ऑक्सीजन कितने हैं, 6, तो 6 ऑक्सीजन हो गए। एक कार्बन का कितना है, 12 है, एक हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और इसका कितना है, 16 है। ये सब एटम के एटॉमिक मासेस निकाल लिए और उनको आप जमा कर लें, 72 जमा 12 जमा 96, तो ये टोटल निकाल के जो हमारा बनेगा वो बन जाएगा 180 AMU। तो स्टूडेंट ये हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर मास निकालने की डेफिनेशन बन गई। अब यहाँ पर आ जाए, अब यहाँ पर देखिए, अब देखें हमारे पास जो है वो n निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका n निकालने का जो होता है वो ये होता है कि आप जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको गिवन हो और मॉलिक्यूलर फार्मूला के ज़रिए n निकाल लें। ठीक है, अभी सपोज़ करें, अब मैं इसको एग्जांपल बताता हूँ। अब देखें अभी हमने जो है वो मॉलिक्यूलर मास निकाला है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है, हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 24
+2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा 26, ठीक है। और ये 12 + 1 ये हो गया 13, ठीक है। अब यहाँ पर देखें सिर्फ, अब अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर मास को, इसके ये एम्पेरिकल मास होगा क्योंकि एम्पेरिकल फार्मूला है, तो ये एम्पेरिकल फार्मूला है, मास होगा। अगर मैं मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल मास से डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो किसकी वैल्यू आ रही है, n की वैल्यू आ रही है। देख लें, देखिए मॉलिक्यूलर मास था, ये एम्पेरिकल मास था, मैंने डिवाइड करवाया तो हो गया। इसी तरह से यहाँ पर देख लीजिए, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं हम, ये हो जाएगा 72 + 6 तो ये हो जाएगा 78। इसका हम निकाल लेते हैं एम्पेरिकल मास, ये हो जाएगा 13, ठीक है। अब मैं 78 को जो है वो डिवाइड करवा देता हूँ किससे, 13 से, तो मेरे पास n की वैल्यू जो हो गई वो 6 आ गई। तो स्टूडेंट यहाँ भी देख लेते हैं इसको हम, 24 और 8 32, और ये 12 + 4 ये 16, तो ये हमारे पास जो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 / 16, तो ये n की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो इसमें हमने देखा कि हमारे पास जो है वो n निकालने का जो एक तरीका फार्मूला बना है वो क्या बना है, मॉलिक्यूलर मास, क्या है आपके पास, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास। ये फार्मूला है किसका, एम्पेरिकल, ये फार्मूला है n निकालने का, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ तक जो हमने सीखा है, अब ये वो यहाँ से ये वो हिस्सा है जो आपका न्यूमेरिकल का था, और इसका मैं अभी आपको एक न्यूमेरिकल भी जो है वो करवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमारा कंक्लूजन निकला वो निकला, पहली चीज़, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन है तो हम एम्पेरिकल फार्मूला भी निकाल सकते हैं और n भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं दिया गया और एम्पेरिकल फार्मूला भी नहीं दिया गया और मॉलिक्यूलर मास दिया गया है, तो हम मॉलिक्यूलर मास और एम्पेरिकल मास के ज़रिए भी n निकाल सकते हैं। अब इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं। इसमें लिख लें कैलकुलेट अब स्टूडेंट ये जो है वो सवाल देख लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं। सबसे पहले देखें, ये सवाल आमतौर पे आपको नज़र भी आएगा, और ये सवाल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला वाला सवाल है उसका एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। वो पार्ट मैंने आज आपको सिखा दिया। इसके कुल 3 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा आज हम इसका अगर अभी कर लेंगे तो इसका मतलब 3 हिस्से आ जाएंगे। अब देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने मालूम करना है, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला गिवन है आपको, CH2O, ठीक है। और जो है वो मॉलिक्यूलर मास भी दे दिया गया है 180 AMU, सही है। अब यहाँ पर देखें, सबसे पहली चीज़, मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करना है। इसका फार्मूला अभी हम पढ़ के आए थे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने का तरीका का एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। अब इसमें देखें कि हमारे पास जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो तो गिवन है, एम्पेरिकल फार्मूला मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। लेकिन असल मसला ये है कि यहाँ मेरे पास n नहीं है। n अगर हो तो मैं इसको पुट करूँ, और पुट करके जो है वो आसानी से मैं अपना मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम कर लूँ। अब यहाँ पर जो है वो n नहीं है। अब n निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका जो हमने सीखा था वो क्या सीखा था, देख लेते हैं। पहला तरीका हमने ये सीखा था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला गिवन हो तो हम n निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ मसला ये है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो मालूम ही करना है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें अभी गिवन नहीं है। और दूसरा जो फार्मूला देखा था वो देखा था कि n निकालने का जो सेकंड मेथड है उसमें मॉलिक्यूलर मास को एम्पेरिकल मास से आप डिवाइड करवा दो। तो अब आप क्या कर लेते हैं, n को जो है वो n निकालने का तरीका देख लेते हैं। क्या होता है n, क्या था, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर मास और डिवाइड बाय एम्पेरिकल मास। अब मॉलिक्यूलर मास जो है वो 180 है, वो तो शुरू में ही मेंशन है, और एम्पेरिकल मास जो है वो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला से आ जाएगा
ये हो जाएगा 12 + 2 + 16 और ये हो जाएगा हमारे पास 30। तो यहाँ देखें हमारे पास जो n की वैल्यू आ चुकी है वो 6 आ चुकी है और इस n की वैल्यू को ले जाके हम जो है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट आज जो है वो हमने सीख लिया, क्या सीख लिया कि एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो है वो डिफरेंस भी सीख लिया हमने और अब हम डिफरेंस को कंप्लीट भी कर लेते हैं। इसका ये डिफरेंस सीख लिया था हमने। अच्छा, इसका जो डिफरेंस है वो एक ये आता है, एक डिफरेंस हम ये लिख देते हैं और दूसरा जो होता है वो हम सिंपल सा इसका जो है वो एक फार्मूला लिख देते हैं कि इसका फार्मूला ये है और इसका फार्मूला ये है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का तरीका आपको पता है क्या होता है, एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। और यहाँ पर जो है एम्पेरिकल फार्मूला निकालने का तरीका फिर सिंपल सा यही होगा, उल्टा हो जाएगा इसका कि आप सिंपलेस्ट रेशियो इसका निकाल लें। तो एम्पेरिकल फार्मूला इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइड बाय n, जो भी रेशियो है उससे कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्पेरिकल फार्मूला हो जाएगा।